कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। महेंद्र को रात भर नींद नहीं आई और अंत में श्रांत क्लांत शरीर जब शिथिल हो आया तब भोर के वक्त उसकी आंख लग गई। काफी दिन चढ़ने के बाद 8-9 बजे उसकी आंख खुली तो वह भड़बड़ा कर उठ बैठा। गत रात्रि की कोई एक असमाप्त वेदना नींद के भीतर ही भीतर मानो प्रवाहित हो रही थी। सचेतन होते ही महेंद्र उसकी व्यथा अनुभव करने लगा। कुछ देर बाद ही रात की सारी घटना उसके मन में स्पष्ट होकर जाग उठी। सवेरे की सूर्य किरणों में अपनी अतृप्त निद्रा की क्लांति से उसे समस्त जगत और जीवन अत्यंत नीरस मालूम होने लगा। घर छोड़ने की ग्लानि, धर्म त्यागने का गंभीर संताप और अपने इस उद्भ्रांत जीवन का असंपूर्ण अशांति भार महेंद्र किसके लिए वहन कर रहा है। मोहावेश शून्य प्रभात के प्रकाश में महेंद्र को ऐसा लगने लगा कि वह विनोदनी से प्रेम नहीं करता। सड़क की तरफ उसने आंख उठाकर देखा तो सारा जागृत संसार व्यस्तता के साथ अपने काम में जुट पड़ा है और उसी क्षण महेंद्र की दृष्टि के आगे संपूर्ण आत्म गौरव को पंख में डुबो कर एक विमुख नारी के चरणों में अकर्मण्य जीवन को प्रतिदिन आबद्ध रखने की जो मूर्ता थी वह सुस्पष्ट हो उठी। असल में प्रबल आवेग के उच्छ्वास के बाद हृदय में एक तरह का अवसाद आ जाता है और क्लांत हृदय तब अपनी अनुभूति के विषय को कुछ समय के लिए दूर हटाए रखना चाहता है। भाव समुद्र के इस भाटे के समय तले का सारा दबा हुआ पंख बाहर निकल आता है। जो मोह लाता था उसे वितृष्णा हो जाती है। महेंद्र किस लिए अपने को इस तरह अपमानित कर रहा है सो आज वह नहीं समझ सका। आज वह अपने मन में कहने लगा, मैं सब तरह से विनोदनी से श्रेष्ठ हूं, फिर भी आज मैं सब तरह की हीनता और लांछना स्वीकार करके घृणित भिक्षुक की तरह उसके पीछे पीछे अहोरात्र दौड़ता फिर रहा हूं। ऐसा अद्भुत पागलपन की शैतान ने मेरे दिमाग में भर दिया। विनोदनी महेंद्र के लिए आज एक नारी के सिवा और कुछ नहीं। विनोदनी के चारों तरफ समस्त पृथ्वी के सौंदर्य से, समस्त काव्यों से, समस्त कहानियों से जो एक लावण्य ज्योति आकृष्ट हो रही थी, आज वह माया मरीचिका की तरह अंतर्ध्यान हो गई और तब मात्र एक साधारण नारी बच रही, उसमें किसी तरह की अपूर्वता या विशेषता नहीं रही। तब महेंद्र इस धिकृत मोह चक्र से अपने को छुड़ाकर घर जाने के लिए व्यग्र हो उठा। जो शांति, जो प्रेम और जो स्नेह उसके पूर्व जीवन में था, आज वही उसे दुर्लभतम अमृत सा मालूम होने लगा। बिहारी का आशैशव अटल निर्भर बंधुत्व उसे आज महामूल्य मालूम होने लगा। वह मन ही मन कहने लगा, जो वास्तव में गंभीर और स्थायी है उसमें बिना चेष्टा के, बिना बाधा के अपने को संपूर्णतः निमग्न रखा जा सकता है। इसी से हम उसके गौरव को नहीं समझ पाते। और जो चंचल छलना मात्र है, जिसकी परितृप्ति में भी लेश मात्र सुख नहीं, वह पीछे से खदेड़ खदेड़ कर हमें घुड़दौड़ के घोड़े की तरह दौड़ाती रहती है। इसीलिए उसे हम कामना की वस्तु समझते हैं। महेंद्र मन ही मन कह उठा, आज ही मैं घर लौट जाऊंगा। विनोदनी जहां भी रहना चाहेगी वहां उसके रहने की व्यवस्था करके मैं मुक्त होऊंगा। ये अंतिम शब्द, मैं मुक्त होऊंगा, उसके मुंह से दृढ़ता के स्वर में निकल पड़े और उससे उसके मन में एक अपूर्व आनंद का आविर्भाव हुआ। इतने दिनों के लगातार जिस दुविधा के भार को वह वहन करता आ रहा था, वह तो हल्का हो आया। इतने दिनों से एक क्षण में उसे अत्यंत अप्रीतिकर मालूम होता था और दूसरे ही क्षण उसे करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता था। जोर के साथ उससे ना या हां करते नहीं बनता था। उसके अंतःकरण में जो आदेश उठता था, बराबर जबरदस्ती उसका मुंह दबोच कर वह दूसरे रास्ते चलता था। अब जैसे ही उसने दृढ़ कंठ से कहा कि मैं मुक्त होऊंगा, वैसे ही उसके मन की सारी दुविधाएं दूर हो गई और उसी क्षण उसके दुविधा के झूले में झूलता हुआ पीड़ित हृदय एक आश्रय पाकर उत्फुल्ल होकर उसका अभिनंदन करने लगा। महेंद्र उसी वक्त उठकर हाथ मुंह धोकर विनोदनी से मिलने चल दिया। जाकर देखा कि उसके कमरे का दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सो रही हो क्या? नहीं, अभी तुम जाओ। तुमसे मुझे एक खास बात करनी है। मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। बातें अब मुझसे नहीं सुनी जाती। तुम जाओ,
मुझे परेशान ना करो, मुझे जरा अकेले रहने दो। और कोई समय होता तो इस प्रत्याख्यान से महेंद्र का आवेग और भी बढ़ जाता, किंतु आज उसे अत्यंत घृणा मालूम होने लगी। वह सोचने लगा, इस मामूली एक स्त्री के लिए मैंने अपने को इतना हीन कर डाला है कि जब है तब इस तरह अवज्ञा करके मुझे दुरदुरा देने का इसे अधिकार पैदा हो गया है। यह अधिकार इसका स्वाभाविक अधिकार नहीं है। मैंने ही इसे अधिकार देकर इसके गर्व को इस तरह अनुचित रूप से बढ़ा दिया है। इस लांछना के बाद महेंद्र ने अपने में श्रेष्ठता अनुभव करने की चेष्टा की और फिर अपने मन में कहने लगा, मैं विजयी होऊंगा, इसके बंधन को तोड़कर मैं चला जाऊंगा। खा पीकर महेंद्र रुपया लेने के लिए बैंक चला गया। वहां से रुपया लेकर वह आशा के लिए और मां के लिए कुछ अच्छी अच्छी नई चीजें खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। अब फिर किसी ने विनोदनी का दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह झुंझला उठी और कुछ जवाब ही नहीं दिया। बाद में फिर बार बार दरवाजा खटखटाए जाने पर वह झल्ला कर उठ बैठी और गुस्से में जोर से किवाड़ खोलकर कहने लगी, क्यों तुम मुझे बार बार परेशान करने आते हो? किंतु बात पूरी भी न कह पाई थी कि उसने देखा सामने बिहारी खड़ा है। कमरे में महेंद्र है या नहीं, यह देखने के लिए बिहारी ने एक बार चारों तरफ निगाह दौड़ाई। देखा घर भर में सूखे हुए फूल और टूटी हुई मालाएं बिखरी पड़ी हैं। उसका मन उसी क्षण प्रबल वेग से उससे विमुख हो उठा। जब वह दूर था तब विनोदनी की जीवन यात्रा के संबंध में कोई संदेहजनक चित्र उसके मन में उदित न हुआ हो सो बात नहीं, किंतु कल्पना की लीला ने उस चित्र को ढककर उसकी जगह एक उज्जवल मोहिनी छवि खड़ी कर दी थी। बिहारी जब बगीचे में प्रवेश कर रहा था तब उसका हृदय कांप रहा था, इस डर से कि कहीं उसकी कल्पना की प्रतिमा पर अकस्मात आघात न लगे। उसका चित्त संकुचित हो रहा था। अब विनोदनी के शयन गृह के दरवाजे पर आकर खड़े होते ही उसे वही आघात लगा। दूर रहकर बिहारी ने किसी समय सोचा था कि वह अपने प्रेमाभिषेक से विनोदनी के जीवन की समस्त पंकिलता को अनायास ही धो डालेगा, किंतु पास आकर उसने देखा कि ऐसा करना सहज नहीं है। उसके मन में आज करुणा की वेदना कहाँ आई? सहसा घृणा की तरंगों ने उठकर उसे अभिभूत कर डाला। बिहारी ने विनोदनी को अत्यंत मलिन रूप में देखा। दूसरे ही क्षण बिहारी लौट पड़ा और महेंद्र महेंद्र पुकारने लगा। इस अपमान के बाद भी विनोदनी ने अत्यंत नम्र मृदु स्वर में कहा, महेंद्र नहीं है, शहर गया है। बिहारी जाने को उद्यत हुआ तो विनोदनी ने कहा, बिहारी लाला जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, तुम्हें जरा बैठना पड़ेगा। बिहारी अनुनय विनय कुछ भी न सुनने का निश्चय कर चुका था। इस घृणा के दृश्य से वह इसी क्षण अपने को दूर ले जाना चाहता था, किंतु विनोदनी का करुण अनुनय स्वर सुनते ही मानो क्षण भर के लिए उसके पैर उठाए उठे ही नहीं। आज अगर तुम विमुख होकर इस तरह चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। तब बिहारी घूम कर खड़ा हो गया और बोला, विनोदनी, तुम अपने जीवन के साथ मुझे लपेटने की कोशिश क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुम्हारी राह में रोड़े नहीं अटकाए। मैंने तो कभी तुम्हारे सुख दुख में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। तुमने मुझ पर कितना अधिकार कर लिया है, यह बात एक बार तुमसे मैं कह चुकी हूं, किंतु तुमने विश्वास नहीं किया। तो भी आज फिर मैं तुम्हें इस विराग के मुख पर वही बात कहती हूं। तुमने तो मुझे बिना कहे जताने का, लज्जा करके जताने का समय नहीं दिया। तुमने मुझे ढकेल कर फेंक दिया है, तो भी तुम्हारे पांव छूकर कहती हूं मैं तुम्हें। बिहारी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब यह तुम मत कहो, उस बात को अब तुम जबान पर भी ना लाओ। उस पर विश्वास करने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया। हो सकता है कि मेरी बात पर कोई नीच आदमी विश्वास ना करे, किंतु तुम जरूर करोगे। इसीलिए मैं तुमसे बैठने के लिए कह रही हूं। मैं विश्वास करूं या ना करूं, उससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है। तुम्हारा जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारा उससे कुछ भी नहीं बनेगा बिगड़ेगा। मेरा भाग्य ही ऐसा है कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करके तुम्हारे पास खड़े होने का मेरे लिए कोई उपाय ही नहीं। हमेशा तुमसे मुझे दूर ही रहना पड़ेगा, किंतु मेरा मन तुमसे सिर्फ इतनी ही मांग को नहीं छोड़ सकता कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे तुम जरा से माधुर्य के साथ याद करना। मैं जानती हूं मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी।
उसी को मैं अपने जीवन का एकमात्र संबल बनाए रखूंगी। इसलिए आज तुम्हें मेरी सब बातें सुननी होंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ लाला जी, तुम जरा बैठ जाओ। अच्छा, चलो, कहकर बिहारी वहां से अन्यत्र कहीं जाने को उद्यत हुआ। लाला जी, तुम जो अपने मन में समझ रहे हो सो बात नहीं। इस घर को किसी कलंक ने स्पर्श नहीं किया। इसी घर में एक दिन तुम सोए थे। इस घर को मैंने तुम्हारे लिए ही उत्सर्ग कर रखा है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा करके आज सूखे पड़े हैं। यहीं तुम्हें बैठना होगा। यह सुनकर बिहारी का मन पुलकित हो उठा। वह कमरे के भीतर गया। विनोदनी ने दोनों हाथों से उससे शैया पर बैठने का अनुरोध किया। बिहारी पलंग पर जा बैठा और विनोदनी उसके पैरों के पास नीचे बैठ गई। बिहारी व्यस्त हो उठा। लाला जी, तुम बैठे रहो। मेरे गले की सौगंध है, तुम्हें अब उठना नहीं। मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठने के भी योग्य नहीं। तुमने दया करके ही मुझे यह स्थान दिया है। दूर रहने पर भी इस अधिकार की मैं रक्षा करूंगी ही करूंगी। इतना कहकर विनोदनी कुछ देर चुप रही। उसके बाद अकस्मात चौंक कर कह उठी, तुम भोजन कर चुके हो क्या? स्टेशन से खा पी कर आया हूं। मैंने गांव से तुम्हें जो पत्र लिखा था उसे खोलकर बिना कुछ जवाब दिए ही तुमने महेंद्र के हाथ उसे वापस क्यों कर दिया? तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिला। अब की बार कलकत्ते में महेंद्र से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या? तुम्हें गांव पहुंचा आने के दूसरे दिन महेंद्र मेरे घर पर गया था और उसके बाद ही मैं कलकत्ता छोड़कर इधर घूमने निकल पड़ा था। उससे फिर मेरी भेंट नहीं हुई। उसके पहले और किसी दिन मेरी चिट्ठी बिना उत्तर दिए तुमने वापस कर दी थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विनोदनी स्तंभित होकर बैठी रही। उसके बाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, अब मैं समझ गई। अब मैं अपनी सब बातें तुमसे कहती हूं। अगर विश्वास करो तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और अगर ना करो तो तुम्हें कोई दोष न दूंगी। मुझ पर विश्वास करना कठिन है। बिहारी का हृदय उस समय आर्द्र हो उठा। इस भक्ति भार से विनम्र विनोदनी की पूजा का वह किसी भी तरह अपमान न कर सका। उसने कहा, भाभी, तुम्हें अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ सुने ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता। अब तुम एक भी शब्द मत कहो। इतना सुनते ही विनोदनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बिहारी के पांव की धूल माथे से लगा ली। सब बातें बिना बताए मैं जी नहीं सकती। जरा धीरज रख के तुम्हें सुनना ही होगा। तुमने मुझे जो आदेश दिया था उसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। यद्यपि तुमने मुझे एक पत्र भी नहीं दिया, फिर भी मैं अपने गांव वालों की निंदा और हंसी को सहती हुई गांव में ही अपना जीवन बिता देती। तुम्हारे स्नेह के बदले तुम्हारे शासन को ही अपना लेती, किंतु विधाता को यह स्वीकार न था। मैंने जिस पाप को जगाया था उसने मुझे निर्वासन में भी नहीं टिकने दिया। महेंद्र ने गांव में जाकर, मेरे घर के दरवाजे पर जाकर मुझे सबके सामने लांछित किया। उस गांव में फिर मेरे लिए स्थान नहीं रहा। दूसरी बार फिर तुम्हारे आदेश के लिए मैंने तुम्हें बहुत खोजा, पर किसी भी तरह मैं तुम्हें पा न सकी। महेंद्र ने तुम्हारे पीछे मेरी खुली हुई चिट्ठी तुम्हारे घर से वापस लाकर मुझे धोखा दिया। मैंने समझा कि तुमने मुझे बिल्कुल ही त्याग दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल ही नष्ट हो सकती थी, किंतु मालूम नहीं तुम में क्या गुण है, तुम दूर रहकर भी रक्षा कर सकते हो। तुम्हें मैंने अपने मन में स्थान दिया है, इसी से मैं पवित्र हो गई हूं। एक दिन तुमने मुझे दूर करके अपना जो परिचय दिया है, तुम्हारा वही कठोर परिचय, कठोर सोने की तरह, कठोर माणिक की तरह मेरे मन में विराज रहा है। उसने मुझे महामूल्य कर दिया है। देव, आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूं, मेरा वह मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। बिहारी चुप बैठा रहा। विनोदनी ने भी फिर कोई बात नहीं की। अपराह्न का प्रकाश क्रमशः म्लान होता जा रहा था। इतने में महेंद्र घर के द्वार के पास आकर बिहारी को देखकर चौंक पड़ा। विनोदनी के प्रति उसके मन में जो एक उदासीनता पैदा हो रही थी, वह ईर्ष्या की ताड़ना से दूर हो चली। विनोदनी बिहारी के पैरों के पास स्तब्ध बैठी हुई है, यह देखकर प्रत्याख्यात अस्वीकृत कर महेंद्र के गर्व को बड़ी गहरी चोट पहुंची। अब उसे जरा भी संदेह न रहा कि बिहारी का विनोदनी के साथ जरूर पत्र व्यवहार चल रहा था और उसी का यह नतीजा है। अब तक बिहारी विमुख था। अब अगर वह खुद आकर पकड़ाई दे तो विनोदनी किसके रोके रुक सकती है। आज बिहारी को देखकर
महेंद्र इस बात को समझ गया कि वह विनोदनी को छोड़ सकता है, किंतु और किसी के हाथ नहीं छोड़ सकता। व्यर्थ रोष से तीव्र व्यंग के स्वर में महेंद्र ने विनोदनी से कहा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश है। दृश्य बहुत सुंदर है। तालियां पीटकर अभिनंदन करने को जी चाहता है, किंतु आशा है यही शेष अंक का शेष दृश्य होगा। इसके बाद और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। विनोदनी का चेहरा सुर्ख हो उठा। महेंद्र का आश्रय लेने के लिए जबकि उसे बाध्य होना पड़ा है, तब इस अपमान का उत्तर उसके पास कुछ भी नहीं है। वह व्याकुल दृष्टि से सिर्फ एक बार बिहारी की तरफ देखकर रह गई। बिहारी पलंग से उठा और आगे बढ़कर महेंद्र से बोला, महेंद्र, विनोदनी का तुम कापुरुषों की तरह अपमान न करो। तुम्हारी भद्रता अगर तुम्हें न रोक सके तो तुम्हें रोकने का अधिकार मुझे है। महेंद्र हंस दिया। इस बीच में अधिकार भी ठीक हो गया। तो आज तुम्हारा नया नामकरण कर दिया जाए, विनोद बिहारी। बिहारी ने अपमान की मात्रा बढ़ते देख महेंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो महेंद्र, विनोदनी से मैं विवाह करूंगा। मैं तुम्हें जताई देता हूं, इसलिए अब से तुम संयत होकर बात करना। सुनकर महेंद्र मारे विस्मय के निस्तब्ध हो गया और विनोदनी चौंक उठी। उसकी छाती का भीतर का रक्त उथल पुथल होने लगा। बिहारी ने कहा, तुम्हें और एक संवाद देना है। तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी हैं। उनके जीने की कोई आशा नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से ही चला जाऊंगा। विनोदनी भी मेरे साथ जाएगी। विनोदनी फिर चौंक उठी। बुआ जी इतनी बीमार हैं? अच्छी होने वाली बीमारी नहीं है वह। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, बिहारी ने कहा। इसके बाद महेंद्र और कोई बात न कहकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। विनोदनी ने बिहारी से कहा, जो बात तुमने अभी कही है वह तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? यह क्या उपहास कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुमसे विवाह करूंगा। इस पापिष्ठा का उद्धार करने के लिए नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, श्रद्धा करता हूं, इसलिए। बस बस, यही मेरा पुरस्कार है। इतना जो तुमने मुझे स्वीकार किया, मेरे लिए यही बहुत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। ज्यादा मिले भी तो रहने का नहीं। क्यों? वह सोचते हुए भी शर्म आती है। मैं विधवा हूं, बदनाम हूं। सारे समाज के सामने तुम्हारी फजीहत करूं, यह हरगिज नहीं होगा। छी, यह बात जबान पर न लाओ। तुम मुझे छोड़ दोगी? छोड़ने का अधिकार मुझे नहीं। चुपचाप तुम बहुतों की बहुत भलाई किया करते हो। अपने वैसे ही किसी व्रत का कोई सा भार मुझे दे देना। उसी को ढोती हुई मैं अपने आप को तुम्हारी दासी समझा करूंगी। लेकिन विधवा से तुम ब्याह करोगे? छी, तुम्हारी उदारता से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं यह काम करूं, समाज में तुम्हें नीचा करूं, तो जिंदगी में यह सिर कभी न उठा सकूंगी। मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसी प्यार के अधिकार से आज मैं एक ढिठाई करूंगी। इतना कहकर विनोदनी झुकी। उसने पैर की उंगली को चूम लिया। पैरों के पास बैठकर बोली, तुम्हें अगले जन्म में पा सकूं, इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। इस जन्म में अब कोई उम्मीद नहीं। मैंने बहुत दुख उठाया, काफी सबक मिला। यह सबक अगर भूल बैठती तो मैं तुम्हें नीचा दिखाकर और भी नीची बनती। लेकिन तुम ऊंचे हो, तभी आज मैं फिर से सिर उठा सकी हूं। अपने इस आश्रय को मैं धूल में नहीं मिला सकती। बिहारी गंभीर ही रहा। विनोदनी ने हाथ जोड़कर फिर कहा, गलती मत करो। मुझसे विवाह करके तुम सुखी न होगे। अपना गौरव खो दूंगी। तुम चिरकाल के निर्लिप्त हो, प्रसन्न हो। आज भी तुम वैसे ही बने रहो। मैं दूर रहकर तुम्हारा काम देखूंगी। तुम प्रसन्न हो, तुम सुखी हो। महेंद्र अपनी मां के कमरे में जाना ही चाहता था। इतने में आशा जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अभी तुम मां के पास मत जाओ। क्यों? डॉक्टर ने कहा है अचानक मन में सुख या दुख, किसी भी बात का धक्का लगने से तुरंत खतरा हो सकता है। मैं एक बार चुपके से उनके सिरहाने के पास जाकर देखाऊंगा। उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। वे जरा सा खटका होते ही चौंक उठती हैं। तुम्हारे घुसते ही उन्हें मालूम हो जाएगा। तो तुम अब क्या चाहती हो? पहले बिहारी लाला जी को एक बार देख जाएं। वे जैसी सलाह देंगे वैसा ही किया जाएगा।
कहते कहते बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुला भेजा था। भाभी, तुमने मुझे बुलाया था? माँ अच्छी तो हैं? बिहारी को देखकर आशा को मानो सहारा मिल गया। उसने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद से वे और भी चंचल हो उठी हैं। पहले दिन उन्होंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझसे पूछने लगी, बिहारी कहाँ है? मैंने कहा वे एक खास काम से गए हैं, बृहस्पति को आने की बात है। तब से वे रह रह कर चौंक उठती हैं। मुंह से कुछ भी नहीं कहती, पर भीतर ही भीतर मालूम होता है किसी की बाट देख रही हैं। कल तुम्हारा तार पाकर मैंने उन्हें जता दिया था कि आज तुम आओगे। तुम्हें जो जो चीज अच्छी लगती है वे सब चीजें मंगवाई हैं उन्होंने। सामने के बरामदे में रसोई बनेगी, वे देखेंगी। डॉक्टर की मनाही उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ देर पहले मुझे बुलाकर उन्होंने कहा था कि बहू, आज तुम अपने हाथ से रसोई बनाना, बिहारी को मैं अपने सामने बैठाकर खिलाऊंगी। यह सुनकर बिहारी की आंखों में आंसू भर आए। माँ की तबीयत कैसी है? तुम एक बार खुद चलकर देख लो, मुझे तो लगता है रोग बढ़ता ही जाता है। बिहारी कमरे के भीतर चला गया। महेंद्र बाहर खड़ा खड़ा आश्चर्य करने लगा। आशा ने अनायास ही घर का कर्तृत्व ग्रहण कर लिया है। उसने उसे भीतर जाने से कितनी स्वाभाविकता से रोक लिया। न संकोच किया, न अभिमान। महेंद्र का बल आज कितना घट गया है। आज वह अपराधी है। वह चुपचाप बाहर खड़ा रहा, मां के कमरे में भी न घुस सका। उस पर यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहारी के साथ आशा कैसी निसंकोच होकर बात करने लगी है। सब सलाह उसी से होती है। वही आज घर का एकमात्र रक्षक है, सबका हितु है, मित्र है। उसकी गतिविधि सर्वत्र है, उसी के उपदेश से सब चल रहा है। महेंद्र कुछ दिनों के लिए जिस जगह को छोड़कर चला गया था, वापस आकर देखता है कि वह जगह ठीक पहले जैसी नहीं रही। बिहारी के भीतर घुसते ही राजलक्ष्मी ने अपनी करुण दृष्टि बिहारी के मुंह पर रखते हुए कहा, आ गया बेटा? हाँ मां, आ गया। तेरा काम पूरा हो गया? इतना कहकर वे एकाग्र दृष्टि से उसके मुंह की तरफ देखने लगी। बिहारी प्रफुल्ल मुख से बोला, हाँ मां, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहकर उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। आज मेरी बहू रानी तेरे लिए अपने हाथ से रसोई बनाएगी। मैं यहीं से पड़ी पड़ी बताती रहूंगी। डॉक्टर मना करते हैं, पर अब मनाही किस लिए बेटा? मैं क्या जी भरकर तुम लोगों को एक बार अपने सामने बिठाकर खिला भी ना जाऊं? इसमें डॉक्टर की मनाही का तो कोई कारण नहीं मालूम होता मुझे। माँ, तुम नहीं बताओगी तो काम कैसे चलेगा? बचपन से ही तुम्हारे हाथ की रसोई हम लोगों को अच्छी लगती आई है, और महीन भैया को तो पश्चिम की दाल रोटी खाते खाते जी उब गया होगा। आज तुम्हारी बहुरानी के हाथ का मछली का झोर खाकर उनका काया पलट हो जाएगा। आज हम दोनों भाई बचपन की तरह होड़ लगाकर खाएंगे। देखें आज तुम्हारी बहुरानी कहाँ तक खिला सकती है। यद्यपि राजलक्ष्मी समझ गई थी कि बिहारी महेंद्र को अपने साथ लेता आया है, फिर भी उसका नाम सुनते ही उनके हृदय का स्पंदन क्षण भर के लिए बढ़ गया और सांस लेने में कष्ट होने लगा। कष्ट कुछ उपशम होने पर बिहारी ने कहा, पश्चिम जाकर महीन भैया का स्वास्थ्य तो कुछ अच्छा हो गया है। सफर की वजह से चेहरे पर आज कुछ थकान जरूर है, नहाने खाने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा। राजलक्ष्मी फिर भी महेंद्र के संबंध में कुछ नहीं बोली, और तब बिहारी कहने लगा, माँ, महीन भैया बाहर खड़े हैं, तुम्हारे बुलाए बिना उनसे आते नहीं बन रहा है। राजलक्ष्मी मुंह से कुछ न कहकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। देखते ही बिहारी पुकार उठा, महीन भैया, भीतर आओ। महेंद्र ने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। राजलक्ष्मी इस डर से कि कहीं सहसा उनका हृदय स्पंदन बंद ना हो जाए, महेंद्र के मुंह की तरफ तत्काल देख न सकी। आधी आधी आंखें मीच रही। महेंद्र मां के बिस्तर की तरफ देखते ही चौंक उठा, मानो किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। महेंद्र मां के पांव के पास सिर रखकर पांव पकड़े पड़ा रहा। हृदय के स्पंदन से राजलक्ष्मी का सारा शरीर कांप उठा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, जीजी, महीन को तुम उठने के लिए कहो, नहीं तो वह नहीं उठेगा। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से मुंह से शब्द निकालते हुए कहा, महीन, उठ। महेंद्र का नाम उच्चारण करते ही बहुत दिनों बाद उनकी आंखों से झर-झर आंसू झरने लगे। भीतर के आंसुओं ने बाहर निकलकर उनके हृदय की वेदना को कुछ हल्का कर दिया। तब
महेंद्र उठा और जमीन पर घुटने टेक कर पलंग की पाटी पर छाती रखकर अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से करवट बदलकर दोनों हाथों से महेंद्र का सिर अपनी तरफ खींचकर उसके माथे को सूंघा और चूम लिया। महेंद्र गदगद कंठ से बोला, माँ, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, अब मुझे माफ कर दो। हृदय शांत होने पर राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसी बात तू न कह महें, तुझे माफ किए बिना क्या मैं जी सकती हूं? बहू, बहू कहाँ गई? आशा बगल के कमरे में पथ्य बना रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुला लाई। तब राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन से उठकर पलंग पर बैठने के लिए इशारा किया। महेंद्र के पलंग पर बैठ जाने पर राजलक्ष्मी ने आशा को उसके पास बैठने के लिए जगह दिखाते हुए कहा, बहू, तुम यहां बैठो। आज मैं तुम दोनों को एक बार एक साथ बैठाकर देखूंगी। इससे मेरा सब दुख जाता रहेगा बहू। बेटी, अब मुझसे तुम शर्माओ मत और महेंद्र से भी अपने मन में किसी तरह अभिमान न रखकर एक बार यहां बैठ जाओ। आज मुझे अपनी आंखें ठंडी कर लेने दो बेटी। तब आशा घूंघट काढ़े लज्जा के साथ धीरे धीरे कंपित हृदय से महेंद्र के पास जाकर बैठ गई। राजलक्ष्मी ने अपने हाथ में आशा का दाहिना हाथ लेकर महेंद्र के हाथ में रखते हुए कहा, मैं अपनी इस रानी बेटी को तेरे हाथ सौंपे जाती हूं। मेरी एक बात याद रखना, ऐसी लक्ष्मी और कहीं भी तुझे नहीं मिलने की। मजली बहू, आओ, इन्हें एक बार आशीर्वाद दो। तुम्हारे पुण्य से इनका कल्याण हो। अन्नपूर्णा के सामने आकर खड़े होते ही दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और पांव की धूल माथे से लगाई। अन्नपूर्णा ने दोनों का माथा चूमते हुए कहा, भगवान तुम लोगों का कल्याण करें। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी, आओ बेटा, तुम भी महेंद्र को क्षमा कर दो। बिहारी के उसी क्षण महेंद्र के सामने जा खड़े होते ही महेंद्र ने उठकर दृढ़ बाहुओं से उसको अपनी छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी बोली, महेंद्र, मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूं कि बचपन से बिहारी तेरा जैसा मित्र रहा है वैसा ही बना रहे। इससे बढ़कर तेरा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर राजलक्ष्मी अत्यधिक क्लांति के कारण निस्तब्ध हो गई। बिहारी एक उत्तेजक दवा उनके मुंह के पास ले गया तो उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। अब दवा का क्या होगा बेटा, अब मुझे भगवान का स्मरण करने दे, वे ही मुझे मेरी समस्त संसार दाह की आखिरी दवा देंगे। महेंद्र, अब तुम लोग जाकर आराम करो। बहू जाओ, रसोई चढ़ाओ। शाम के वक्त बिहारी और महेंद्र दोनों राजलक्ष्मी के सामने भोजन करने बैठे। आशा पर परोसने का भार था, वह परोसने लगी। महेंद्र की छाती के भीतर से आंसू उमड़े आ रहे थे, उसके मुंह में कौर नहीं जाता था। राजलक्ष्मी उससे बार बार कहने लगी, महेंद्र, तो कुछ खा क्यों नहीं रहा है? अच्छी तरह खा, मैं देखूं। जानती हो माँ, महेंद्र भैया हमेशा से ही ऐसे हैं, कुछ खा ही नहीं सकते। भाभी, छेने की कढ़ी जरा और देना, बड़ी अच्छी बनी है। राजलक्ष्मी प्रसन्न होकर जरा हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना, बिहारी को छेने की कढ़ी अच्छी लगती है। अरे इतने से उसका क्या होगा, बहू जरा अच्छी तरह परोसो। तुम्हारी ये बहू बड़ी कंजूस है माँ, हाथ से जल्दी से कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी हंसती हुई बोली, देख तो बहू, बिहारी तुम्हारा ही नमक खाकर तुम्हारी ही निंदा कर रहा है। अब की बार आशा ने बिहारी की थाली में बहुत सी कढ़ी परोस दी। बिहारी कहने लगा, हाय हाय, सिर्फ कढ़ी खिलाकर ही पेट भर दोगी? मालूम होता है बाकी की सब अच्छी अच्छी चीजें भाई साहब की थाली में परोसी जाएंगी। आशा अस्पष्ट स्वर में कह गई, निंदक का मुंह किसी भी तरह बंद ही नहीं होता। बिहारी ने भी मृदु स्वर में कहा, मिठाई देकर परीक्षा कर देखो बंद होता है या नहीं। दोनों मित्र एक साथ भोजन कर चुके तो राजलक्ष्मी की बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बहू अब तुम जल्दी से खा पी लो। राजलक्ष्मी के आदेश से आशा जब खाने चली गई तो उन्होंने महेंद्र से कहा, महेंद्र जा, तू आराम कर जाके। अभी से सो जाऊं जाकर? महेंद्र ने निश्चय किया था कि आज वह मां की सेवा करेगा, किंतु राजलक्ष्मी ने ऐसा नहीं करने दिया। तू रास्ते का थका हुआ है, जा सो जाकर। आशा खा पीकर पंखा हाथ में लिए राजलक्ष्मी के सिरहाने बैठने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू, महेंद्र के बिस्तर वगैरह ठीक से हुए कि नहीं, जरा देख तो आओ,
वह अकेला होगा। आशा मारे शर्म के गड़ गई और किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर ऊपर चली गई। राजलक्ष्मी के पास अन्नपूर्णा और बिहारी रह गए। राजलक्ष्मी ने बिहारी से पूछा, तुझसे एक बात पूछती हूं बेटा, तू बता सकता है विनोदनी का क्या हुआ? अब वो कहाँ है? कलकत्ते में ही है। राजलक्ष्मी नीरव दृष्टि से बिहारी से कुछ पूछने लगी। बिहारी समझ गया। विनोदनी के बारे में अब तुम्हें कोई डर नहीं मां। उसने मुझे बड़े दुख दिए हैं बिहारी, फिर भी मैं उसे भीतर से चाहती हूं। वह भी भीतर से तुम्हें बहुत चाहती है मां। मुझे भी ऐसा मालूम होता है। दोष गुण सभी में होते हैं, पर वो मुझे चाहती जरूर थी। वैसी सेवा कोई कपट से नहीं कर सकता। तुम्हारी सेवा करने के लिए वह व्याकुल हो रही है। राजलक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। महेंद्र वगैरह तो अब सोने चले गए हैं। रात को उसे यहां ले आने में एक बार क्या हर्ज है? मां, वो तो बाहर वाले घर में छिपी बैठी है। मैंने बहुत कहा, पर उसने आज दिन भर पानी तक नहीं छुआ। उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ नहीं कर दोगी तब तक वह अन्न जल कुछ भी नहीं छुएगी। राजलक्ष्मी चंचल हो उठी। दिन भर से उपवास किए बैठी है। अब तक तैने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। जा, बुला ला उसे, बुला जल्दी। विनोदनी ने धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही वह बोल उठी, छी छी बहू, ये तुमने क्या किया? दिन भर से उपवास किए बैठी हो। जाओ जाओ, पहले खा पी आओ, पीछे बात होगी। विनोदनी ने राजलक्ष्मी के पांव की धूल माथे से लगाई और कहा, पहले तुम मुझ पापिन को माफ कर दो बुआ जी, तब मैं खाऊंगी। मैंने तुझे माफ कर दिया बेटी, माफ कर दिया। मेरा अब किसी पर भी रोष नहीं है। और फिर विनोदनी का दाहिना हाथ पकड़कर बोली, बहू, तुमसे किसी का बुरा ना हो और तुम भी सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं होगा बुआ जी। मैं तुम्हारे पांव छूकर कहती हूँ, मुझसे अब संसार में किसी का भी बुरा ना होगा। अन्नपूर्णा के पांव लगकर विनोदनी खाने चली गई और जब वह खाकर वापस आई तब राजलक्ष्मी ने उससे कहा, बहू, तो अब तुम जा रही हो? बुआ जी, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। ईश्वर साक्षी है, अब मुझसे तुम किसी भी तरह अनिष्ट की आशंका मत करो। राजलक्ष्मी बिहारी के मुंह की ओर देखने लगी। बिहारी ने जरा सोचकर कहा, इन्हें तुम अपने पास रखो मां, अब कोई हर्ज नहीं। रात को बिहारी, विनोदनी और अन्नपूर्णा तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा शुश्रूषा की। उधर आशा इस शर्म के मारे कि रात भर वह सास के पास ना आ सकी, पौ फटते ही उठ बैठी। महेंद्र को सोता हुआ छोड़कर झटपट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे आ गई। उस समय कुछ कुछ अंधेरा था। राजलक्ष्मी के कमरे के दरवाजे के पास आते ही उसने जो कुछ देखा उससे वह दंग रह गई। सोचने लगी, यह क्या सपना देख रही हूं? विनोदनी स्पिरिट का लैंप जलाकर पानी गर्म कर रही थी। बिहारी रात को सो नहीं सका था, उसके लिए चाय बनेगी। आशा को देखते ही विनोदनी उठ खड़ी हुई। बोली, आज मैं अपने सारे अपराधों के साथ तुम्हारा आश्रय ले रही हूं और कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता, किंतु तुम अगर कहो कि जाओ तो मुझे इसी घड़ी चला जाना पड़ेगा। आशा कुछ जवाब न दे सकी। उसका मन क्या कह रहा था सो भी वह न समझ सकी। वह अभिभूत सी हो रही थी। विनोदनी बोली, मुझे तुम कभी भी माफ नहीं कर सकोगी, उसकी कोशिश भी मत करना, किंतु अब मुझसे बिल्कुल डरना मत। जितने दिन बुआ जी को जरूरत होगी उतने दिन मुझे जरा काम करने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कल राजलक्ष्मी ने जब आशा का हाथ लेकर महेंद्र के हाथ में दिया था, तब आशा ने अपने मन से संपूर्ण अभिमान पहुंचकर संपूर्ण रूप से महेंद्र को आत्मसमर्पण कर दिया था। किंतु आज विनोदनी को सामने देखकर उसके खंडित प्रेम के दाह ने शांति मानने से इनकार कर दिया। आशा के मन में यह बात तरंगों की तरह बार बार उठने लगी कि इसे उन्होंने एक दिन चाहा था और अब भी अगर चाहते हों तो आश्चर्य नहीं। कुछ ही देर बाद उनकी आंख खुलेगी, फिर वे विनोदनी को देखेंगे। किस दृष्टि से देखेंगे कौन जाने। कल रात को आशा ने अपने संपूर्ण घर संसार को निष्कंटक देखा था और आज तड़के ही उठकर देखा कि कांटे का झाड़ उसके घर के आंगन में ही मौजूद है। संसार में सुख का स्थान ही सबसे ज्यादा संकीर्ण होता है। कहीं भी उसे संपूर्णतः निर्विघ्न रखने का अवकाश नहीं।
आशा अपने हृदय भार को छिपाए हुए ही भीतर गई और अत्यंत लज्जा के साथ बोली, मौसी, तुम सारी रात जागती रही हो, जाओ थोड़ा सो लो। अन्नपूर्णा ने आशा के मुंह की तरफ एक बार अच्छी तरह देखा और फिर वे सोने न जाकर आशा को अपने कमरे में ले गई। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, अगर तू सुखी होना चाहती है तो बीती बातों की याद मत रख। दूसरों को दोषी मानने में जितना सुख है, दोष याद करने में उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। आशा ने कहा, मौसी, अपने मन में किसी बात को पालकर नहीं रखना चाहती, मैं भूलना ही चाहती हूं, पर भुलाए भूलती जो नहीं। बेटी, तू सही कहती है, उपदेश देना सहज है, उपाय बता देना ही कठिन है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताए देती हूँ। कम से कम बाहर से इस भाव की रक्षा करनी ही होगी कि भूल गई हूँ। पहले बाहर से भूलना शुरू करना, फिर भीतर से भी भूल जाएगी। इस बात को याद रखना बेटी, तू अगर खुद ना भूली तो दूसरों को भी याद दिलाती रहेगी। तू अपनी इच्छा से ना भूल सके तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, विनोदनी के साथ तू ऐसा व्यवहार कर जैसे उसने तेरा कोई अनिष्ट किया ही ना हो। उनसे तेरे अनिष्ट की कोई आशंका ही नहीं। आशा ने नम्र मुख से कहा, मुझे क्या करना होगा बताओ। विनोदनी अभी बिहारी के लिए चाय बना रही है, तो दूध, चीनी, प्याला सब ले जा और दोनों जनी मिलकर काम करो। आशा आदेश पालन के लिए उठने लगी। अन्नपूर्णा ने कहा, यह तो सहज है, किंतु मेरी एक बात और सुननी होगी, वह और भी कठिन है। उसका पालन तुझे करना ही होगा। बीच बीच में महेंद्र के साथ विनोदनी की भेंट होगी ही, तब तेरे मन में क्या होगा सो मैं समझ सकती हूँ, किंतु उस समय तू छिपकर या कनखियों से भी महेंद्र का या विनोदनी का भाव देखने की चेष्टा न करना। छाती फट जाने पर भी इसमें तुझे अड़िग रहना पड़ेगा। महेंद्र को यह मालूम होना चाहिए कि तू उस पर संदेह नहीं करती, शोक नहीं कहती, तेरे मन में कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। जोड़ टूटने के पहले जैसा था, जोड़ लगने के बाद फिर ठीक वैसा ही हो गया है। टूटने का चिन्ह तक मिट गया है। महेंद्र अथवा कोई भी तेरा मुंह देखकर अपने को अपराधी ना समझने पाए। चुन्नी, ये मेरा अनुरोध या उपदेश नहीं है, यह तेरी मौसी की आज्ञा है। मैं जब काशी चली जाऊंगी तब भी मेरे पीछे तू एक दिन के लिए भी कभी मेरी बात को न भूलना। आशा दूध, प्याले वगैरह लेकर विनोदनी के पास पहुंच गई। पानी गर्म हो गया क्या? मैं दूध लाई हूं। विनोदनी ने विस्मित होकर आशा के मुंह की ओर देखा। बिहारी लाला जी बरामदे में बैठे हैं, चाहे तुम उनके पास भिजवा देना, मैं तब तक बुआ जी के लिए मुंह हाथ धोने की तैयारी कर रखूं, वे अब उठने ही वाली हैं। विनोदनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। बिहारी ने उसका प्रेम स्वीकार करके उसे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को इच्छानुसार काम लाने में उसे संकोच मालूम होने लगा। अधिकार की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए अधिकार प्रयोग को संयत रखना पड़ता है। जितना मिले उतना पाने के लिए खींचातानी करना कंगाल को ही शोभा दे सकता है। भोग को सीमित और कम करने में ही संपद का यथार्थ गौरव है। अब बिहारी यदि स्वयं उसे ना बुलाए तो किसी एक बहाने से विनोदनी उसके पास नहीं जा सकती। दोनों में बात हो रही थी कि इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का हृदय यद्यपि उसी क्षण कांप उठा, फिर भी उसने अपने को संयत करके स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ बैठे? मैं तो इस डर से खिड़की की बाड़ सब बंद कर आई थी कि कहीं धूप लगने से तुम्हारी नींद न उचट जाए। विनोदनी के सामने ही आशा को ऐसे सहज स्वाभाविक भाव से बात करते देख महेंद्र की छाती पर से मानो एक बड़ा भारी पत्थर सा उतर गया। उसने आनंदित चित्त से कहा, आंख खुलते ही मैं माँ को देखने चला आया। माँ अभी क्या सो रही हैं? हाँ, अभी सो रही हैं, अभी तुम मत जाना। बिहारी लाला जी ने कहा है आज उनकी तबीयत कुछ अच्छी है। बहुत दिन बाद कल रात उन्हें अच्छी तरह नींद आई है। महेंद्र ने निश्चिंत होकर पूछा, चाची कहाँ है? आशा ने इशारे से उनका कमरा दिखा दिया। आशा की इस दृढ़ता और संयम को देखकर विनोदनी भी आश्चर्य में रह गई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा भोर में ही नहा धो ली थी और पूजा में बैठना ही चाहती थी कि इतने में महेंद्र की आवाज सुनकर बोली, आ महेंद्र आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, चाची, मैं पापी हूं, तुम्हारे पास बैठने में मुझे शर्म मालूम होती है। छी, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। बच्चे धूल मिट्टी में भी खेलते हैं और माँ की गोद में भी बैठते हैं, पर मेरी यह धूल मिट्टी अब किसी तरह पहुंच नहीं सकती।
दो एक बार झाड़ते ही सब झड़ जाएगी बेटा। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। अपने अच्छेपन का तुझे अहंकार हो गया था। अपने पर तुझे बहुत ज्यादा विश्वास था। पाप की आंधी ने सिर्फ तेरे उस गर्व को तोड़ दिया है और कोई अनिष्ट नहीं किया। चाची, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। तुम्हारे चले जाने से ही मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं यहां रहकर जिस दुर्गति को रोके रखती, उस दुर्गति का एक बार हो जाना ही अच्छा रहा। अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। इतने में द्वार के पास से आवाज आई, चाची, पूजा करने बैठी हो क्या? नहीं, तू आ। बिहारी कमरे में आ गया। इतने सवेरे महेंद्र को जागृत देखकर उसने कहा, महेंद्र भैया, आज तुमने अपने जीवन में शायद प्रथम सूर्योदय देखा है। हाँ बिहारी, आज मेरे जीवन में यह प्रथम सूर्योदय है। चाची, बिहारी को शायद तुमसे कुछ सलाह करनी है। मैं जाऊं? न हो तो तुम्हें भी कैबिनेट का मिनिस्टर बना लिया जाता है। तुमसे मैंने कभी कोई बात छिपाई नहीं। अगर आपत्ति ना हो तो आज भी ना छिपाऊंगा। मैं आपत्ति करूंगा? पर हाँ, अब मैं तुमसे दावा नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ ना छिपाओ तो मैं भी शायद अपने पर फिर से श्रद्धा कर सकूंगा। आजकल महेंद्र के सामने सब बात बिना संकोच के कहना कठिन हो गया है। बिहारी का मुंह रुक सा आया। फिर भी उसने जोर लगाकर कहा, मैं विनोदनी से विवाह करूंगा, ऐसी एक बात उठी थी। उस बात को पूरी करने के लिए चाची के पास आया हूं। महेंद्र अत्यंत संकुचित हो उठा। अन्नपूर्णा चकित होकर कह उठी, अब तू यह कैसी बात कर रहा है बिहारी? महेंद्र ने प्रबल शक्ति का प्रयोग करके अपना संकोच दूर कर दिया। बोला, बिहारी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। इस प्रस्ताव से विनोदनी का कोई संबंध है क्या? अन्नपूर्णा बोली। बिल्कुल नहीं, बिहारी ने कहा। अन्नपूर्णा ने कहा, तो क्या इस पर राजी होगी? महेंद्र बोल उठा, विनोदनी क्यों नहीं राजी होगी चाची? मुझे मालूम है वह एकाग्र मन से बिहारी की भक्ति करती है। ऐसा आश्रय क्या वह स्वेच्छा से छोड़ सकती है? महेंद्र भैया, मैंने विनोदनी से विवाह का प्रस्ताव किया था। उसने लज्जा के साथ उसे अस्वीकार कर दिया है। सुनकर महेंद्र चुप रह गया। कष्ट के उतार चढ़ाव में किसी तरह राजलक्ष्मी के 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन सवेरे का उनका कष्ट बहुत कुछ उपशम हो गया और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। उस दिन उन्होंने महेंद्र को बुलाकर कहा, अब मेरे ज्यादा दिन नहीं रह गए बेटा, पर अब मैं सुख से मरूंगी। अब मुझे कोई भी दुख नहीं है। तू जब छोटा था तब तुझे लेकर मुझे कितना आनंद था, मैं कह नहीं सकती। आज उसी आनंद से मेरी छाती भर उठी है। तू मेरा गोद का लड़का है, मेरे हृदय का धन है। तेरी सारी बलाएं लेकर मैं चली जा रही हूं, यह मेरे लिए बड़ा सुख है। इतना कहकर वे महेंद्र के मुंह पर, देह पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र का रोना बाधा न मानकर उच्छ्वसित हो उठा। राजलक्ष्मी ने कहा, रो मत बेटा। लक्ष्मी घर में रही। बहू को मेरी चाबी दे देना, सब कुछ मैंने संभाल कर रख दिया है। तुम लोगों की गृहस्थी में किसी चीज का अभाव नहीं होगा। एक बात मैं और कहे देती हूं महेंद्र, मेरे मरने से पहले किसी से कुछ मत कहना। मेरे बक्स में 2000 रुपए के नोट अलग किए हुए रखे हैं, उन्हें मैं विनोदनी को दिए जाती हूँ। वो विधवा है, अकेली है। उन रुपयों की ब्याज से उसका गुजारा हो जाएगा, पर उसे तू अपनी गृहस्थी में मत रखना। तुझसे मेरा इतना अनुरोध रहा। इसके बाद उन्होंने बिहारी को बुलवाया और कहा, बेटा बिहारी, कल महेंद्र कह रहा था कि तैने देश के गरीब भाइयों के इलाज के लिए एक बगीचा लिया है। भगवान तुझे दीर्घजीवी बनाकर गरीबों का हित करें। मेरे ब्याह के समय ससुर जी ने मुझे एक गांव दिया था, सो गांव मैं तुझे दिए जाती हूँ। उसे तू गरीबों के काम में लगाना, उससे मेरे ससुर को पुण्य की प्राप्ति होगी। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद यथारीति उनका श्राद्ध भी हो गया। एक दिन महेंद्र ने बिहारी से कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूँ। तुमने जो काम शुरू किया है उसमें मुझे भी शामिल कर लो। चुन्नी जिस ढंग की गृहिणी हो गई है वह भी उसमें सहायता कर सकेगी। हम सब वहीं रहेंगे। महेंद्र भैया, तुम अच्छी तरह विचार देख लो। यह काम क्या तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा? वैराग्य के आवेग में कोई भी स्थायी भार अपने ऊपर ना ले बैठना। बिहारी, तुम भी विचार देखो। मैंने अपना जीवन जैसा बना डाला है उसे अब आलस्य पूर्ण ढंग से नहीं भोगा जा सकता। कर्म के द्वारा उसे अगर आगे न बढ़ाया गया तो किसी दिन वह मुझे ही खींचकर अवसाद के गड्ढे में डाल देगा। तुम्हें अपने काम में मुझे स्थान देना ही होगा। अंत में यही बात तय हो गई।
इधर अन्नपूर्णा के काशी जाने के दिन निकट आ रहे थे। अन्नपूर्णा और बिहारी शांत विषाद के साथ पहले की बातों की चर्चा कर रहे थे। इतने में विनोदनी दरवाजे के पास आकर बैठी। बोली, चाची जी, मैं भी जरा आकर बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ बेटी, बैठो। विनोदनी के बैठने के बाद उससे 2-4 बात करके अन्नपूर्णा बिछौना उठाने के बहाने बरामदे में चली गई। विनोदनी ने बिहारी से कहा, अब मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है, बताओ। भाभी, तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने गंगा के किनारे कहीं बगीचा लिया है। मैं वहां तुम्हारा ही कोई काम करना चाहती हूँ, और कुछ ना हो तो रसोई तो बना ही सकती हूँ। भाभी, मैंने बहुत सोचा देखा है। नाना घटनाओं से हमारे जीवन जाल में अनेक उलझनें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर उन्हें सुलझाने के दिन आ गए हैं। पहले से सब बातें हमें स्पष्ट कर लेनी पड़ेंगी। अब हृदय जो चाहता है उसे प्रशय देने का साहस नहीं होता। अब तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ सहा है, उसके संपूर्ण आवर्तन को, संपूर्ण आंदोलन को यदि शांत न किया गया तो जीवन की समाप्ति के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकूंगा। यदि हमारा संपूर्ण अतीत काल अनुकूल होता तो संसार में एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता था। अब तुमसे मुझे वंचित होना ही होगा। अब सुख के लिए चेष्टा करना वृथा है। अब तो मुझे केवल धीरे सुस्ते जीवन के टूटे फूटे अंशों को जोड़ने का काम करना होगा। इतने में अन्नपूर्णा आ गई। विनोदनी ने उनसे कहा, माँ, तुम्हें अपने चरणों में मुझे भी स्थान देना पड़ेगा। पापिन होने से तुम मुझे ठुकराना मत। चलो बेटी, तुम मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदनी के काशी जाने के दिन किसी मौके से बिहारी विनोदनी से एकांत में मिला। भाभी, तुम्हारी कोई निशानी मैं अपने पास रखना चाहता हूं। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम निशानी के तौर पर अपने पास रख सकते हो? बिहारी ने लज्जा और संकोच के साथ कहा, अंग्रेजों में एक प्रथा है। वे अपने प्रियजनों के चिन्ह स्वरूप उनके थोड़े से केश अपने पास रख लेते हैं। अगर तुम, विनोदनी बोल उठी, छी, कैसी घृणा की बात है। मेरे केशों का तुम क्या करोगे? वह तो मृत वस्तु होगी। ऐसी अपवित्र चीज मेरी ऐसी क्या निशानी होगी जिसे मैं तुम्हें दूं? मैं अभागिन हूं, तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं ऐसी कोई चीज तुम्हें देना चाहती हूं जो मेरी तरफ से तुम्हारा काम करेगी। बताओ, तुम लोगे उसे? हाँ, लूंगा। सुनते ही विनोदनी ने उसी क्षण अपने आंचल से 2000 रुपए के नोट खोलकर बिहारी के हाथ में दे दिए। बिहारी सुखभीर आवेग के साथ स्थिर दृष्टि से विनोदनी के चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता? तुम्हारी निशानी मेरे पास है। वह मेरे अंग का भूषण है। उसे कभी कोई नहीं छीन सकता। मुझे अब और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने अपनी कोहनी का वह निशान दिखा दिया जो एक दिन बिहारी के धक्के से सीढ़ी पर गिरकर कट जाने से बन गया था। बिहारी आश्चर्य से देखता रह गया। तुम्हें नहीं मालूम, यह तुम्हारे ही तिरस्कारपूर्ण आघात का चिन्ह है और यह तुम्हारे ही योग्य है। इसे अब तुम भी वापस नहीं ले सकते। मौसी का उपदेश होते हुए भी आशा विनोदनी के संबंध में अपने को निष्कंटक न कर सकी। दोनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की एक साथ सेवा की है, पर आशा ने जब भी विनोदनी को देखा है तभी उसके हृदय को चोट पहुंची है। उसके मुंह से सहज स्वभाव से बात नहीं निकली और हंसने की चेष्टा तो और भी पीड़ा पहुंचाती है। विनोदनी से साधारण सी कोई सेवा ग्रहण करने में भी उसका संपूर्ण चित्त विमुख होता रहा है। विनोदनी के हाथ का लगा पान बहुधा उसे शिष्टता के नाते ग्रहण करना पड़ा है, किंतु आड़ में जाकर उसे फेंक दिया है। किंतु आज जब विदाई का समय आया, मौसी को इस घर से दूसरी बार जाते देख आशा का हृदय जब आंसुओं से आर्द्र हो आया, तब उसके साथ ही विनोदनी के प्रति भी उसके मन में करुणा उमड़ आई। जो हमेशा के लिए चला जा रहा हो, उसे क्षमा ना कर सके ऐसे कठोर मन बहुत कम ही होंगे। आशा समझती है कि विनोदनी महेंद्र से प्रेम करती है। भला महेंद्र को कौन नहीं चाहेगा? महेंद्र से प्रेम करना कैसा अनिवार्य है, आशा इस बात को अपने हृदय के भीतर से ही जानती है। अपने प्रेम की उस वेदना की अनुभूति से ही विनोदनी पर आज उसे अत्यंत दया आने लगी। विनोदनी महेंद्र को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। यह एक ऐसा असह्य दुख है कि आशा बड़े से बड़े शत्रु के लिए भी इस दुख की कामना नहीं कर सकती। ये सब बातें सोचते सोचते आशा की आंखों में आंसू भर आए। किसी समय उसने जो विनोदनी से प्यार किया था, उस प्यार ने
उसके हृदय का स्पर्श करके उसे द्रवित कर दिया। वह धीरे धीरे विनोदिनी के पास जाकर अत्यंत करुणा के साथ, स्नेह के साथ, विषाद के साथ मृदु स्वर में बोली, बहन, तुम जा रही हो? विनोदिनी ने आशा की ठोड़ी चोकर कहा, हाँ बहन, मेरे जाने का समय आ गया है। किसी दिन तुमने मुझसे प्यार किया था, अब सुख के दिनों में उस प्यार का कुछ अंश मेरे लिए भी रखना बहन, और सब भूल जाना। इतने में महेंद्र भी आ गया और विनोदिनी को प्रणाम करके बोला, भाभी, मुझे क्षमा करना। कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढलक पड़ी। विनोदिनी ने कहा, तुम भी क्षमा करना लाला जी, भगवान तुम दोनों को चिर सुखी करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।